तो मेरा नाम अदील दरवेश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं दरवेश टॉक्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वॉइस ऑफ वीमेन न्यूज़। हमारे साथ जो है आज फर्स्ट एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, बिजनेसमैन हैं। उनका नाम जाना पहचाना नाम है, उनका नाम है इकबाल अडवाणी साहब। आई वुड लाइक टू वेलकम इकबाल अडवाणी साहब इन द शो। थैंक यू। इकबाल अडवाणी साहब जो है वो सीईओ है सेविंग्स होम के, रियल स्टेट के, और इसके साथ साथ जो है वो चेयरमैन है MLF UAE चैप्टर बिजनेस ग्रुप के भी चेयरमैन है। सो अडवाणी साहब, पहले तो ये बताएं कि आप इतनी सारी पोजीशंस पे हैं जहाँ पे अडवाणी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, सेविंग होम्स भी चला रहे हैं, बिजनेस ग्रुप्स भी चला रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं? सिस्टम होना चाहिए, हैंडल सब हो जाता है। हमारे पास क्या है कि एक चीज़ मैं बताऊँ, टाइम सबके पास होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन हम उस टाइम को यूज़ किस तरह करते हैं ये सवाल है। तो मुझे टाइम मेरे पास बहुत है हर काम करने के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिस्टम बना हुआ है, और जब आप सिस्टम बना लेते हो तो सब काम ईजी हो जाता है। और आज के दौर में तो मुझे लगता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप फिजिकली कहीं जाएं या नहीं जाएं फिर भी आपका काम हो जाता है। आज का दौर ही नहीं है कि आप हर जगह फिजिकली प्रेजेंट हो, वो दौर खत्म हो गया। हर चीज़ आपकी हो जाती है ऑनलाइन, हर किस्म का काम हो जाता है, तो फिर टाइम ही टाइम है, तो मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे मेरे लिए ये ईजी है, इससे और 5-7 और भी बढ़ जाए मेरी चीज़ें तो भी मैं कंट्रोल कर लूँगा। मुझे लगता है कि नो प्रॉब्लम। टाइम इज़ मनी ऑब्वियसली हम कहते हैं, तो टाइम को हम मनी से कैसे जोड़ें? क्योंकि जो भी कारोबार शुरू होता है, बिजनेसमैन आप क्योंकि हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, या तो कोई शख्स अपना टाइम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है या अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और ये एक ऐसी जंग, ऐसा ट्रेड ऑफ है जहाँ पे हमें यूथ को बताना पड़ेगा खास करके कि दोनों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आपके ख्याल में टाइम ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है बिजनेस में? देखिए, टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो बिजनेसमैन ही नहीं है जिसके पास टाइम नहीं है। बिजनेस तो आपकी टीम चलाती है, आपको तो सिस्टम देना होता है, और वो बिजनेसमैन मेरी नज़र में बिजनेसमैन नहीं है जिसके पास टाइम नहीं है। वो फिर लेबर है, और यानी कोई जॉब करने वाला बंदा है, वो क्लरिकल वर्क करता है, या एम्प्लॉय है जो कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। एक बिजनेसमैन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप फिर समझ लें उसकी जो मेंटेलिटी है वो तकरीबन एम्प्लॉय जैसी है। वो खुद काम करता है, यानी खुद मजदूरी करता है, बिजनेस नहीं कर रहा। लेकिन हमने बचपन से यह सुना है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ऐसा मसला आ गया है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा सही टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का, या कोई नया आइडिया शुरू करने का, कोई नई इनिशिएटिव स्टार्ट करने का। आपके ख्याल में कि क्या वो चीज़ है कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट हो जहाँ पे हम कहेंगे नहीं ये सही टाइम है शुरू करने का? देखिए, हर वक्त सही टाइम होता है, बस शर्त ये है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो क्राइसिस होते हैं, जिसको आपने कहा कि नाजुक दौर है, जब क्राइसिस आते हैं ना, अपॉर्चुनिटी उसी में निकलती है। अगर जिसको आप नाजुक दौर कहते हैं तो वो फिर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला दौर ही वही होता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में हर वक्त अपॉर्चुनिटी रही है बिजनेस के लिए। और पाकिस्तान की, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है पॉपुलेशन 64% है, तो हमारे पास जब लेबर फोर्स भी इतनी ज़्यादा है, तो आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करेंगे कि उस लेबर को यूटिलाइज करना है, उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना इस बिजनेसमैन का एक आर्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान में यूथ भी है, लेबर भी बहुत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे पास लेबर है लेकिन वो ट्रेन नहीं, स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं। हमने अभी तक अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, यानी वो ट्रेनिंग नहीं दी जो हर वक्त हर दौर की जरूरत है। अगर आप देखें, आज भी इतनी जॉब्स हैं, इतना काम है, लेकिन उस स्टैंडर्ड के हमारे पास मैन पावर नहीं। लेकिन हम सर ट्रेन करते हैं तो लोग कतर, UAE, मिडल ईस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज चले जाते हैं। सवाल ये, बिजनेसमैन क्या करे आखिर करे तो जब वो चले जाएंगे तो यहाँ से? देखिए, पहले चीज तो आप ये सोच लें कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रेनिंग के दौरान जो आपका खर्चा, जिसको लोग एक्सपेंस लिखते हैं, वो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए। जब आप उसको एक्सपेंस लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप उसको इन्वेस्टमेंट लिखें, और जब आप उसको इन्वेस्टमेंट लिख के चलेंगे कि मैंने इन 10 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो जब आप उसको इन्वेस्टमेंट सोच के चलेंगे तो आप उसको फैसिलिटी भी उसी लेवल की देंगे, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सर, लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, और आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे एक सोच है सोसाइटी के, जब हम कहते हैं मेमन कंजूस है, तो क्या आपकी राय है इस बारे में? बहुत पुराने वक्त की बातें होंगी। मेरा मकसद कहने का ये है कि उस वक्त भी ऐसा नहीं था कंजूसी, लेकिन क्या है कि जब किसी के स्टेम लग जाती है, कोई बास कौमें ऐसी होती हैं जो काफी कैलकुलेटेड होती हैं। आप जब कैलकुलेशन करके कोई बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला उसको अपनी राय दे देता है। असल में आप यूं से कह सकते हैं कि मेमन ने अपनी कैलकुलेट बहुत अच्छा किया है। तो जब आप कैलकुलेट करके बोलेंगे नहीं मुझे यहाँ दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ करनी है, मुझे ये एक्सपेंस नहीं करना, मुझे वो एक्सपेंस करना है, यहाँ नहीं करना,
तो किसी ने राय दे दी कि वो कंजूस है, तो वो अलग बात हो जाती है। इस वजह से जितना खर्चा मेमन करता है, मैंने तो किसी और को देखा ही नहीं है, ना यहाँ ना बाहर। और एक चीज और भी बताऊं, वो जिन लोगों को हमने कंजूसी का नाम भी दिया है, वो लोग ज्यादातर उस तरह के लोग थे जो पुराने वक्त में जो कंजूसी भी अगर करते थे तो वेलफेयर कर जाते थे, यानी फलाई काम कर जाते थे। अगर किसी बंदे ने कंजूसी की और कुछ बचा भी दिया तो वो किसी की फायदे के लिए यूज करते थे। तो मेमन मसूद फलाई काम के लिए हैं। अब्दुल सत्तार एदी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस। वो सुने, वो एक अलग चीज है। वो तो आप समझें कि अब्दुल सत्तार एदी तो डोनेशन भी लेता था ना, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा। कितने लोग ऐसे हैं मैंने अपनी कम्युनिटी में देखे हैं जो खुद अपने जेब से खर्च करते हैं दबा के, और वो वेलफेयर कर रहे हैं। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि जब जो इंसान दूसरों पे खर्च करने की सलाहियत रखता है या उसके पास इतना बड़ा दिल है कि वो दूसरों पे खर्च कर सकता है, तो फिर वो कंजूस कहाँ से हुआ। बिल्कुल, आपकी भी अडवाणी फाउंडेशन है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं ना वो क्या करती है अडवाणी फाउंडेशन। देखिए, अडवाणी फाउंडेशन, यही मैंने पहले कहा कि मेरा मकसद है कि आप जितना कुछ भी लाइफ कैसे भी गुजारें, लेकिन आपकी लाइफ के दौरान आपके कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। जो मुस्तैक हों, डिजर्व करते हैं, उनको फायदा पहुंचना चाहिए। अडवाणी फाउंडेशन भी यही करती है कि जहाँ जहाँ उसकी कैपेसिटी है लोगों को फायदा पहुंचाती है। और इसमें एक खूबी है जो मैंने आपको पहले कहा था कि अडवाणी फाउंडेशन किसी से डोनेशन या कोई चीज नहीं लेती, सब अपने जेब से खुद सेविंग होम की जो मेरी इनकम है उसमें एक परसेंटेज तय किया हुआ है, उसी तरह से हम लोग उस पर खर्च करते हैं। और जितना मेरी कैपेसिटी है मैंने एक परसेंटेज तय कर लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाला दिन मेरी इनकम बढ़ती है तो वो परसेंटेज वहाँ से भी बढ़ जाता है। तो इसलिए फलाई काम होते रहते हैं। क्योंकि जब आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। और आप में सबसे बड़ी बात ये, जब आप देने पे आते हो अपनी जेब से, तो आपको इनकम करने की भी सोच बन जाती है कि मैं अपनी इनकम कैसे जनरेट करूँ। तो जो लोग भी अपनी जेब से खर्च करते हैं उसके दो फायदे बहुत बड़े हैं। आपको बिजनेस में भी बहुत फायदा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपकी सोच ये बनती है कि मैं और इनकम जनरेट करूँ, क्योंकि आप यहाँ पर फलाई काम कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि यार लोगों को और मुझे देना चाहिए। तो आप किसी से मांग नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे, अपनी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे काम करने की, उससे इनकम होगी। तो आपको फायदा ये होगा, आपकी इनकम जनरेट हो गई, आपका बिजनेस बढ़ गया और फलाई काम भी होगा। ये जब आप अपनी जेब से खर्च करने पे आ जाते हैं तो आपको और बहुत से फायदे हैं। आखिरत तो अपनी जगह बन गई आपकी, दुनिया भी आपकी बन जाती है, और फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर जाते हैं। क्योंकि जिसको खर्च करना आ जाता है ना, वो कमाना खुद ब खुद सीख जाता है। अडवाणी साहब, मैं तो ये कहना गलत नहीं होगा आपके लिए कि आपने 2 अकाउंट्स खोले हुए, एक दुनिया में एक आखिरत के लिए। दोनों अकाउंट्स जो हैं वो रिप्लोइंग ऑफ द फंड्स करते चले जा रहे हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया हमने देखा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रही है, बिजनेस की तरफ बढ़ रही है, और ख़ास करके मेमन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी थी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कहा था कि धंधा करें, कारोबार करें शुरू से। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम चेंज होता जा रहा है, हमारे जो लोग हैं, यूथ है, वो कंपैरेटिवली सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं या कारोबार की जगह नौकरियों की तरफ जा रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस ट्रेड ऑफ को? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कितनी भी बड़ी जॉब हो, कितनी भी बड़ी सैलरी हो, ये याद रखना, जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है। आज के दौर में जो आपने कहा कि हमारी जो यूथ है वो अच्छी एजुकेशन ले लेती है और फिर वो उस पर चली जाती है जॉब पे, तो उसकी वजह ये है कि वक्ती तौर पे उनको बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है जहाँ से इनको ऑफर आती है, उनका ग्लैमर इनको अट्रैक्ट कर जाता है। और इनके बाप का अगर छोटा बिजनेस होता है तो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको लगता है मेरे बाप की ऑफिस इतनी अच्छी नहीं है, या मेरे बाप का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है, मैं ये जॉब करूंगा तो उसमें उसका माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ी बड़ी कंपनियों के उसको अट्रैक्ट करते हैं, और वो मैं कहता हूँ ये एक तरह से उस जाल में फंस जाता है। वो एक तरह से वो सेठ वर्सेस मल्टीनेशनल की जंग है, एक तरह से आप ये कहेंगे। हाँ, वो उस जाल में फंस जाता है। अगर वो अपने बाप के ही बिजनेस को ले ले तो उस बाप के बिजनेस में भी वो काफी उसको आगे प्रोग्रेस कर सकता है, उसको भी मेंटेन कर सकता था, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और फौरन अपने आप को सिक्योर कर रहा है, यानी फाइनेंशियली भी सिक्योर कर रहा है और एटमॉस्फेयर भी उसको अच्छा चाहिए। उसको सिक्योर करने में वो अपना वक्त निकाल देता है। फिर 5 साल 10 साल 15 साल जब वो जॉब कर लेते हैं, उसके बाद उसका बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं जाता, और एक वक्त आता है जब वो 45-50 ईयर्स का होता है, रियलाइज करता है, तो फिर उसको पता चलता है कि जॉब का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन तब वक्त गुजर जाता है। तो ये बात है, मैं जो बोल रहा हूँ, हर आदमी, हर कोई, आज जितने भी यूथ जा रही है, आज 25 साल के, 28 साल के, 50 साल की उम्र में यही बोलेंगे हमसे रॉन्ग डिसीजन होगा। बिल्कुल सही बात आपने बोली। बिजनेस का में क्या फ्यूचर देखते हैं गर्ल्स का? मैंने अपने गर्ल्स के हवाले से मुझसे काफी सवाल किए जाते हैं, जो आपका थोड़ा सवाल हटके, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन हमारी
गर्ल्स के हवाले से आता है, मेमन कम्युनिटी की गर्ल्स के हिसाब से, कि लड़कियां तालीम हासिल कर लेती हैं तो उनके मैचिंग रिश्ते नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो मेरा अगला सवाल यही था हाँ, यही कि मिसमैच आ जाता है। कि मैचिंग रिश्ते नहीं मिलते, और हम भी माँ बाप काफ़ी परेशान रहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। हमने अगर पढ़ा लिया तो उसको मैचिंग रिश्ता नहीं मिलेगा, और अगर कोई रिश्ता मिलता भी हो तो सामने वाले कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, घर में हमारे एडजस्ट हो या फिर कम्युनिटी के बाहर हो जाती है शादी। बात कम्युनिटी के बाहर हो के अंदर हो, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, अगर आप एक मुसलमान है तो आप इसको इतना सीरियस नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब लड़की तालीम याफ्ता हो जाती है तो पेरेंट्स और माँ बाप को खौफ हो जाता है कि अब किस तरह इसको मैनेज करें, इसको कन्विंस करें। इसका आसान तरीका, सिंपल सॉल्यूशन अगर आप करें, किसी को भी आप बोलें और यही एडवाइस दें, आपकी बच्ची भी सिक्योर हो जाएगी, माँ बाप भी पुरसुकून रहेंगे। आप अपनी बच्ची को कितनी भी एडवांस तालीम दें, दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा दें, अगर उससे साथ आप एक कंडीशन रखें अपनी बच्ची के साथ कि दीन की तालीम भी हासिल करें, और अगर आप अपनी बच्ची को दीन की तालीम दे रहे हो और साथ में दुनिया की एडवांस तालीम दे रहे हो, आपकी बच्ची का फ्यूचर सेफ है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी दुनिया में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका मैचिंग रिश्ता भी मिल जाएगा, उसकी सोच भी अच्छी। यहाँ पे आपने बात की, एम्फेसाइज किया कि बच्चों को कारोबार शुरू करना चाहिए। पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या राइट एज है जिस पे शुरू करवाएं बच्चों को। कुछ कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें, कुछ कहते हैं मास्टर्स के बाद करें, कुछ कहते हैं टीनेज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो एज क्या है, क्योंकि आपका माशाल्लाह इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, इसकी नॉर्मल तालीम में बेसिकली ये समझूंगा कि ग्रेजुएट आज के दौर में हो जाना चाहिए बच्चा। इतनी तालीम के बाद भले 2-3 साल वो जॉब करे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कहीं जॉब भी करवाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस माइंड सेट करके उसका करो कि वो 2 से 3 साल जॉब करे, वहां से वो सीखे कि जॉब करने में डिसिप्लिन किस तरह मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट को किस तरह चलाया जाता है, एटमॉस्फेयर को कैसे मतलब बनाया जाता है, और किस तरह लेबर एम्प्लॉय को लेकर लोग चलते हैं। अगर वो 2-3 साल काम करे, जॉब करे, और फिर उसके बाद वो बिजनेस में आए, तो मुझे नहीं लगता वो कभी फेल हो सकता है। कभी आपको अफसोस हुआ अपना बिजनेस करने पे, या कहीं फंस गए हो जैसा लग रहे हो कि नहीं यार अब ये क्या मसला है? नहीं, बिजनेस में मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। मैंने पता है एक चीज आपको बताऊं, आप प्रॉब्लम कब फेस करते हो, जब आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देते हो। कोई भी आदमी है दुनिया में झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है कि मुझे फला आदमी की वजह से दुखी हो गया मैं, या फला प्रॉब्लम हो गई, फला प्रॉब्लम हो गई। किसी इंसान को लाइफ में कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, सबसे बड़ा झूठ यही है। वजह बताऊं, प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती है, कॉम्प्लेक्स जो आपने बोला आ गया कि मैं बिजनेस में कहाँ आ गया, ये उसी सूरत में प्रॉब्लम आती है जब हम अपने से ऊपर लोगों को देखना शुरू करते हैं। आप अरबपति हैं, अगर आप खरबपति को देखोगे आप कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, आप टेंशन में आ जाओगे, अपने जगह से आ जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं, एक साइकिल है, आप उसको देख के चलोगे जो आपसे नीचे है, जो पैदल चल रहा है, आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो मकसद कहने का ये है, बिजनेस हो या जॉब हो, किसी भी चीज में कोई भी इंसान उसी वक्त परेशान रहता है, या उसी वक्त वो जेलसी आ जाती है, उसी वक्त उसको कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसी वक्त उसको टेंशन आ जाता है जब वो अपने से एक सीढ़ी ऊपर देखता है। और जो इंसान अपने से एक सीढ़ी नीचे देखेगा वो पूरी जिंदगी सेटिस्फाई रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपने अभी काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि कामयाब इंसान कौन है। कामयाब इंसान कौन होता है? कोई बोलेगा जिसके पास जितनी दौलत है वो कामयाब है, कोई कहता है कि जिसके पीछे अगर नमाज जनाजा में लाखों लोग आए वो कामयाब है। हर किस्म के अलग अलग राय होते, लेकिन एक्चुअल कामयाब इंसान वो है जो खुद से सेटिस्फाई है, और जो खुद से सेटिस्फाई नहीं है वो नाकाम इंसान है। खुद से सेटिस्फाई होने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही फार्मूला जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करना चाहूँगा आपके टेबल पे। हम कभी भी अपने पॉलिटिशियन से सेटिस्फाइड नहीं रहे पास्ट में। हमेशा हमें शिकवा होती है कि हमारे से पिछले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत अच्छा काम किया था, या अगले जो आने वाली है वो अच्छा काम करेगी। एग्जिस्टिंग से नहीं करते, और ये हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान की जब से बना है, जब से 75-76 ईयर्स से। ये माजरा क्या है पाकिस्तान का कि हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते? देखें, प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान हो गए, बिजनेसमैन हो गया, लॉ एनफोर्स हो गई, ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग आते कहाँ से? आम आवाम से। ये लोग हमारे इलेक्टेड हमारे तरह से। तो जैसी आवाम है उसी तरह के लोग आएंगे, जिस तरह का हमारा माहौल है इसी तरह के आएंगे। ना सियासतदान खराब है, पुलिस खराब है, जो भी है, तो इसका मतलब वो हमारी आवाम खराब है। हम लोग हैं ही ऐसे। हम बोलेंगे सियासतदान चोर है, बेईमान है, ये करता है।
आम आदमी नहीं करता, एक छोटा आदमी नहीं करता। आप अभी जाएं अपनी गाड़ी पंचर बनाने के लिए, आपका अगर एक पंचर होगा बोलेगा 4 है, दूध वाला पानी नहीं मिलाता। प्लम्बर को बुला लें, वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं बताएगा, छोटे काम का ज़्यादा नहीं करेगा। किसी कार मैकेनिक के पास चले जाए, किसी एसी मैकेनिक को बुला लें। तो मकसद कहने का ये है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर नीचे से खराब है। हम बेसिकली सब लोग खराब है, हम आम आदमी खराब है, आम आवाम खराब है। तो वहीं से सियासतदान आता है, वहीं से पुलिस आती है, वहीं से जज आते हैं, वहीं से ये वकील बात आते तो हैं। आपकी सही है, आम आदमी को सही होना पड़ेगा, लेकिन यही आम आदमी जब बाहर जाता है, बाहर मुल्क में, वो बड़ा डिसिप्लिन्ड होकर अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। वो ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ पे और यहाँ नहीं है? कानून की अमलदारी, कानून है। देखिए, आम आदमी को सही करने का एक ही तरीका होता है, आम आदमी को जहां उसकी गलती हुई उसको फौरन उसकी पनिशमेंट है। सजा जब तक नहीं मिलेगी आपकी गलती की, आप सही नहीं होंगे। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ सजा है ही नहीं किसी चीज की। कुछ भी कर लो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो यही बेसिक खराबी है जिससे आम आदमी भी खराब हो गया। जो आदमी इधर कोई गलत काम कर रहा होता है वो करता रहता है, वही जब बाहर जाता है वो सही हो जाता है। तो उसकी वजह ये, उसको पता है कि मुझे जुर्माना हो जाएगा या मुझे सजा हो जाएगी। एक जनरल सी बात है, आप सिग्नल पे खड़े हैं, कोई सिग्नल पे रुकता नहीं है, बाहर रुक जाते हैं, पता है मैं जैसे ही क्रॉस करूंगा मुझे जुर्माना आ जाएगा। सिर्फ हमारे यूएई का मैं बता रहा हूँ, अभी जो हाल में मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये कि 50,000 धर्म सिर्फ सिग्नल तोड़ने पे फाइन है। 50,000 धर्म। पाकिस्तान में 10,000 रुपीज भी रख देना तो फाइन, तो सिग्नल कोई नहीं तोड़ेगा। जैसे सिग्नल टूटा, नंबर आ गया, आईडी पे वो गाड़ी निकली हुई है, उसके ऊपर पेनल्टी बाकी तक वो जुर्माना नहीं करेगा, उसके सब काम रोक दो। बैंक में अकाउंट खोलाने, बैंक में अकाउंट सीज हो जाएगा, सब चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, जुर्माने भरते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर आम आदमी कानून पे अमल करना शुरू कर दें। जब तक सजा नहीं होगी, वो किसी भी सूरत में फाइनेंशियली सजा हो गई या फिजिकली सजा हो गई, सजा होना जरूरी है। जिस दिन हमारे मुल्क में सजा, जिसने जो गलती की उसको सजा नहीं मिलेगी, हमारा सिस्टम सही नहीं होगा। सिस्टम सही करने के लिए आपने कहा सिस्टम सही होना ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे दौर में हमने देखा था कि लोग डॉक्टर्स बन रहे थे, इंजीनियर्स बन रहे थे और प्रोफेशनल डिग्रीज थी, बट अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो स्किल्स की तरफ आते चले जा रहे हैं। आप बीइंग अ बिजनेसमैन क्या नीड देखते हैं सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, कि स्किल्स ज़रूरी है या पढ़ाई ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है या दोनों ज़रूरी है? देखें, स्केल जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ 10 या 15% मैटर करता है आपकी तरक्की में। करता है ऐसी बात नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मेहनत। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम मेहनती लोग नहीं हैं। अब मेहनत को मैं 3 तरह से बयान करूंगा कि मेहनत एक मजमूआ है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिजिकली मेहनत, मेंटली, और सबसे अंडर मतलब यानी मेहनत, ये 2 चीजों के साथ एक नीयत आपकी, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के साथ अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, नीयत आपकी अच्छी है और फिजिकली भी आप इन्वॉल्व हो, मेंटली, इसके बाद स्केल की तरफ आता है 15-20%। टैलेंट आपका 10-15-20% मैटर करता है। मेहनत जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आप में टैलेंट है, आपने मेहनत नहीं की तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। फिर इसके बाद उस वक्त की, जो आज के वक्त की जो जरूरत है, आज के वक्त की जो टेक्नोलॉजी है, आज के वक्त की जो एजुकेशन है, वो लेनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, किसी से भी पूछेंगे अभी भी, बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर डॉक्टर भूखे मर रहे हैं। कौन इनको सिखाता है कि इस तरह की सोच रखो? हमारा माहौल ही ऐसा है। हम लोग वो लोग ट्रेन ही नहीं कर रहे। आज की मार्केट को जिस तरह के लोग चाहिए, आज की मार्केट को जिस तरह की जॉब चाहिए, लोग चाहिए, वो ट्रेन नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में आप क्या समझते हो? जॉब नहीं है। पाकिस्तान में इतना काम है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो लोग तैयार नहीं कर रहे जो आज के वक्त की जरूरत है। आज जिस किस्म का काम चाहिए उस तरह के लोग, हम वो अफरादी कुव्वत ट्रेन नहीं कर पा रहे। मेरे पास 500 लोगों की पास जॉब है, मेरे पास 500 लोगों की, लेकिन किस तरह की जॉब चाहिए उस तरह के लेबर है ही नहीं यहाँ। बिल्कुल सही। तो और जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की सीढ़ियां मेरे पास आती है, उनके लिए मेरे पास एक जॉब भी नहीं है। लेकिन बाकी जॉब मेरे पास 500 आदमी की मैं जॉब दे सकता हूँ, लेकिन वो जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर है ही। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब जो कहते हैं। हाँ, आज में टेक्नोलॉजी के साथ या वक्त के साथ साथ जो नीड है, जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो दी नहीं है, तो कैसे होगा? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, मुझसे किया गया था, एक सेशन में मैं गया था,
तो वो डेंटिस्ट बैठे हुए थे, कुछ 400 लोग बैठे थे एक ऑडिटोरियम में। वहाँ से एक लड़की ने हैंड रेस किया, उसने कहा कि सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जी बेटा सवाल पूछिए। सवाल उसका कुछ यूँ था कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फैमिली मेरी बहुत सेलिब्रेट करती है मेरी विंस, फ्रेंड्स टीचर्स बड़े खुश होते हैं, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे गोल्ड मेडल से सख्त नफरत है। मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया जा रहा है, मेरी माँ इसलिए बना रही है क्योंकि मेरे मामू के 3 बेटे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, एंड उनकी विश है कि शादी के कार्ड पे लिखा हो डॉक्टर फलाना में डॉक्टर फलाना। बताएं मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारी लड़कियां। तो आपने कुर्बानी दे दी ना, अभी क्या क्या है, आपको नहीं बनना था। मतलब ये माँ बाप का कसूर है कि देखें हर किसी में अलग अलग सलाहियत है। हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता। लेकिन वो तो बन रही है ना, लेकिन बनना नहीं बस चाहती। आपने कुर्बानी दे दी ना, आपने सुसाइड कर ली, तब इसका क्या हल है? बस बजाय आप नजर नहीं आ रही, अनाउंस ऑफिशियली आपकी सुसाइड अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपने कर ली अपने माँ बाप के कहने पे। तो माँ बाप के कहने पे काफी लोगों ने सुसाइड किए, वो काम कर गए जो वो नहीं करना चाहते। उसने कहा ना मुझे वो डिग्री चाहिए, ना मुझे उस जगह शादी करनी है। अब ऐसे बच्चों को क्या करें? ऐसी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हैं। हाँ तो नहीं, तो फिर वो बच्ची भी गलत है ना। बच्ची को उस वक्त अपनी राइट के लिए लड़ना चाहिए था। लड़ने से मुराद ये नहीं बगावत करके घर छोड़ के चली जाए, नहीं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था। और अगर आप पेरेंट्स को कंटिन्यू कन्विंस करते रहेंगे वो हो जाते, ऐसी बात नहीं है। बस शर्त ये है कि आपके पास दलील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसको आप बार बार रिपीट करते रहें, उनको कुछ एग्जाम्पल दें, दुनिया से टच करेंगे, देखें ये इस मुल्क में ये हो रहा है या ये हो रहा है, मैं ये बनना चाह रही हूँ या मैं बनना चाहता हूँ, इसके ये बेनिफिट है, मैं जो ये मेरी नीड है, मेरी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपकी भी नाकामी है, आपकी भी सुस्ती है। और आप जिसको कुर्बानी का नाम दे रहे हो कि मैंने कुर्बानी दी, तो फिर जब कुर्बानी दी है तो आज गिला शिकवा किससे? गिला शिकवा करने का मतलब ये हो कि आपने कुर्बानी नहीं दी। अगर वाकई आपने कुर्बानी दी होती माँ बाप के कहने पे, तो आज ओपनली इतने लोगों के 400 लोगों के सामने अपने माँ बाप को अंडर एस्टिमेट ना करते, डिग्रेड नहीं करते। उस लड़की ने कुर्बानी भी नहीं दी, उस लड़की ने अपनी उस स्ट्रगल नहीं कर पाई या कन्विंस नहीं कर पाई, उस माहौल को फेस कर नहीं पाए। यानी बाज लोग, पता है क्या होता है, बाज लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो जो भी लड़की थी वो उस वक्त कंफर्ट जोन में रहना चाहती थी, जो उस वक्त उसको फेस करना था वो नहीं किया। आज उसके पास वक्त खत्म हो गया, आज उसने माँ बाप को एक्सपोज कर दिया, तो इसका मतलब सेक्रीफाई नहीं दी थी, वो उसका खुद का प्रॉब्लम था। वो कंफर्ट जोन में रहना चाहती थी और वो कंफर्ट जोन के वजह से अपने माँ बाप को दलील नहीं दे सकी, अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाई। आज वो भुगत रही है जो भी, वो अपनी सुस्ती की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से और वक्त के साथ उसने फेस नहीं किया। फेस करती आज ये रिजल्ट नहीं होता। आखिरी मेरे 2 सवाल बस आपसे हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। कोविड के बाद दुनिया पूरी अपसाइड डाउन हुई है, खास करके बिजनेस कम्युनिटी को जहाँ चैलेंजेस भी आए वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी आए। आपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया और अब आगे की दुनिया क्या देखते हैं? मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि जब क्राइसिस होते हैं उसमें अपॉर्चुनिटी निकलती है। उस वक्त काफ़ी अपॉर्चुनिटी निकली, काफ़ी सोच चेंज हो गई। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन दिनों में हम जिसको हम बेसिक नीड समझते थे ना, हमारी जिंदगी के लिए जिसको बेसिक नीड समझते थे, उस वक्त हमको ये एहसास हुआ कि हम जिसको बेसिक नीड समझते हैं वो बेसिक नीड नहीं है, वो हमारी लग्जरी थी। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आपको ये पता चल गया कि बेसिक नीड क्या है और आपकी लग्जरी क्या था। तो इसके बाद जब आपने देखा कि बेसिक नीड ये नहीं ये है, तो इसके बाद आप इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को पता चल गया कि मैं किस तरह मैं कैसी चीजों से जिससे मैं डरता हूँ, जिसको मैं बहुत ज्यादा तकलीफ दे चीजें समझता हूँ, वो कोई तकलीफ दे नहीं है। मैं इस तरह भी लाइफ गुजार सकता हूँ, मैं इस तरह भी लाइफ गुजार सकता हूँ, मैं इन चीजों के बगैर भी, इन फैसिलिटी के बगैर भी मैं आराम से जिंदगी गुजारता हूँ। ये चीज का एहसास उस वक्त हुआ। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको क्या मिली? बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि यूथ बहुत सारे प्रोग्राम देख रहे हैं और पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो लोग बिजनेस में खास करके आना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे कि क्या स्टेप वाइज 1 2 3 स्टेप करें कि आप सस्टेनेबल बिजनेस चला सकते हैं लॉन्ग टर्म? देखिए, जिस बिजनेस में भी आप आना चाहते हैं, जिस तरह की आपकी सोच है मुझे इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, तो उस तरह के किसी बिजनेसमैन के पास 2-3 साल जॉब करें। आप जब जॉब करेंगे तो आप जो चीजें आपका तो ख्वाहिश यही है, नीड है, पैशन है कि मुझे इस तरह का बिजनेस चाहिए, वो कुछ चलाया किस तरह जाता है, उस बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह चलाया जाता है। जब 2 से 3 साल आप उस बिजनेसमैन के पास जॉब करेंगे तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। 3 साल बहुत ज्यादा है, और 3 साल अगर आपने जॉब की, जो मनपसंद आपका बिजनेस करना चाहते हैं, आप कभी फेल नहीं हो। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं लर्न एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स।
लेकिन उसका क्या करें जब दुनिया बोलती है लोग क्या कहेंगे, या रोकने वाले बहुत होते हैं, एनकरेज करने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे जो इंसान ये सोचता है ना दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि लोग आज कुछ भी कहें, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आपको पता है कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं इन सब की जबान बंद कर दूंगा। और जब आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं वो काम करके दिखाऊंगा, ये सोच भी नहीं सकते, ये कॉन्फिडेंस आपको किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी बोले, आपको कॉन्फिडेंस है, कुछ अर्से बाद वही दुनिया आपकी तारीफ करेगी, वही जो आपके ऊपर कुछ बात कर रहे थे, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वही बोलेगा यार क्या कर लिया। तो मकसद कहने का है आपको खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस करें, दुनिया क्या कह रही है उसको छोड़ दें। आपको ये लगता है कि मेरी डायरेक्शन सही है, मैं सही जा रहा हूँ, मैं सब ओके है मेरा, कभी किसी से नहीं घबराएं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कभी सुबह घर से निकल रहे हैं, 2 लोग आपके पीछे करें, हंस रहे हैं आपको, अब आपको लगा हंस रहे हैं तो पहले आप अपने आप को रिविजिट कर लें कि मेरे कपड़े कहीं फटे हुए तो नहीं है, आगे पीछे देख लिया सब सही है, फिर आप क्या सोचेंगे, बल्लेस है, आप सेटिस्फाई हो गए ना कि मैं कंप्लीट हूँ, बल्लेस हो। इसी तरह से जब आपकी डायरेक्शन सही होगी, सब कुछ आपके पास अच्छा प्लान है, आपको दुनिया को हंसने तो कुछ भी करने तो कुछ अरसे बाद काम से। थैंक यू सो मच अडवाणी साहब, आपके टाइम का बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। दरवेश टॉक के प्लेटफॉर्म से और वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपका शुक्र अदा करते हैं। उम्मीद है आप दोबारा हमें चांस देंगे और जानने के लिए कि आपकी लाइफ कैसी और किस तरह से हम आपसे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम, आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैं इसी बात से जो है अपने इस पॉडकास्ट का एंड करना चाहूँगा। अडवाणी साहब ने जो बड़ी अच्छी बात और गोल्डन वर्ड्स बोले कि अपने से नीचे को देख कर चलें और ये देखिए कि आपके नीचे स्टेप पे कौन खड़ा हुआ है, तो ज़िंदगी में सक्सेस पाना और आगे मंजिल तक पहुंचना जो है बड़ा आसान होगा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। दरवेश टॉक साइनिंग ऑफ, अदीब दरवेश फ्रॉम द वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।